हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी पार्ट 1 जो बुक है इससे 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि आज के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ये पूरे के पूरे आपके डेरिवेशन से संबंधित और कुछ आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो समझ लीजिए आपका जो फिजिक्स है इससे ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा इसी वीडियो में। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारा का सारा सोल्यूशन के साथ देने वाला हूं। तो आप ये समझ के चलिए आज का यह वीडियो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और एक आपका लॉन्ग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम फुल सोल्यूशन के साथ। और जितने भी क्वेश्चन है यह आपके 3 नंबर से आगे ही आने वाले हैं, यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है यह 3 नंबर से जो है ज्यादा आते हैं, यानी 3 नंबर से ज्यादा अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यानी कि देखिए 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये नहीं कहेंगे कि कौन सा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका देखिए एक प्रकार से यह डेरिवेशन की व्यंजक टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालिए। यानी दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए आपका बल युग्म आघूर्ण होता है इसका आपको व्यंजक निकालना है, यानी कि इसका डेरिवेशन करना है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको समझना ये है कि जो आपका इसका जो हिंदी में आपको मतलब इसकी भाषा कैसे लिखनी है। देखिए कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई भी आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें आपको यह मायने रखता है कि आप उसको जो है प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। शुरुआती आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहां पर एक जो है चित्र देखना है कि जो इसका डायग्राम होता है ये क्या है। देखिए यहां पर आपका एक प्रकार से चित्र है जिसमें आपका जो ये रेखाएं दिखाई गई ये क्या है, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या है, जो यहां पर ये हमने दिखाया वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। अब इसमें देखिए ये आपका एक प्रकार से ए और बी ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जिसमें मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यहां पर एक जो है 2 बिंदु आवेश है जिसमें आपका एक जो है पॉइंट ए की जगह पर यहां पर क्या है प्लस क्यू आवेश रखा गया है और आपका यहां पर जो है प्लस क्यू माइनस क्यू आपका आवेश रखा गया है। ठीक है, और यहां पर इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये आपकी है 2l। ठीक है, क्या है 2l। और यहां पर आपका जो एक प्रकार से जो कोण बन रहा है थीटा, ये आपका क्या है, बिल्कुल यहां पर एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो ये आपका एक प्रकार से लंबवत जो दूरी है, यानी कि जो आपका ए और सी है ये क्या है, एक प्रकार से लंबवत दूरी है और यहां पर इसके साथ जो है थीटा कोण यहां बना रही है। तो देखिए इसमें आपको ये तो चित्र हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो आपका प्लस क्यू आवेश, एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस पर जो आपका बल लग रहा है वो क्या है, एफ है। तो ये आपका बल जो है यहां पर जो प्लस क्यू आवेश कारण लग रहा है वो आपका इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका माइनस क्यू आवेश दोस्तों वह आपका यहां पर जो बल लग रहा है वह आपका इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब देखिए इसमें आपका बल इस दिशा में जा रहा है और जो आपका माइनस क्यू आवेश कारण जो बल है वह आपका इस दिशा में जा रहा है। मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक आपका इधर जा रहा है तो एक आपका इधर, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा कि इसका जो है क्या आपके यहां पर उपयोग आएगा। देखिए यहां पर हमने लिखा कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यहां पर यह है कि ये जो आपके 2 ध्रुव हैं, ठीक है, एक आपका प्लस क्यू एक आपका माइनस क्यू। अब यहां पर इनकी जो है दूरी क्या है, 2l है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में रख दें। जो आपका ये ई है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में यहां पर रखा गया है। अब देखिए जब हम इसको जो है वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। मतलब दोस्तों जब हम यहां पर जो 2 बराबर किंतु विपरीत आवेशों को, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, 2 बराबर हैं, 2 मतलब बराबर आवेश किंतु विपरीत है, मतलब कि एक आपका प्लस है धनात्मक है और एक आपका क्या है ऋणात्मक है। तो इनको जब हम लोग यहां पर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इन पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है। तो यहां पर यही बताया कि किस पर जो है बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है। संरेखित करने का मतलब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, एक प्रकार से इसको घुमाने का कार्य करता है। मतलब क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा आपकी इस तरफ है। ठीक है, तो ये आपका इसको इस तरफ से जो है घुमाने का कार्य करता है, ना कि आपको इस तरफ। मतलब यहां पर देखिए थोड़ा सा यार जो है लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट होता है।
तो देखिए यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, संरेखित करता है, यानी कि घुमाने का कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको जो है कोशिश करता है घुमाने का, संरेखित करने का। अब देखिए अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। मतलब दोस्तों जो आपका ये वैद्युत क्षेत्र, एक बार फिर से यार समझ लीजिए, थोड़ा सा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन लिया है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार यह आया है। तो देखिए यहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, जो हमने रेड ये रेखाएं दिखाई, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें आपका दो यहां पर वैद्युत ध्रुव जो है वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, यहां पर जो मतलब कि आपका बराबर किंतु विपरीत आवेश से ये रखा गया। अब देखिए इस पर आपका बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अब यहां पर अगर ऐसा होता है वैद्युत क्षेत्र में, हम जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है, और यह बल युग्म क्या करता है, इसी को जो है द्विध्रुव को घुमाने का या संरेखित करने का प्रयत्न करता है, वो भी किस दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये आपका इसकी लैंग्वेज है, बाकी आप लोग इसको जो है डायग्राम को समझ सकते हैं। अब इसमें जो आपको मेन इसका जो डेरिवेशन करना है वह चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है कि इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, जो आपका यहां पर कार्य हो रहा है, और इसका बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है वह चलिए देखते हैं। तो चलिए यहां पर लिखेंगे कि बल युग्म, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण बराबर आपका फार्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण। इसको जो है दोस्तों डिनोट किससे करते हैं, तो इसे जो है टाउ से डिनोट किया जाता है, किससे, टाउ से, ठीक है। ये आपका बल युग्म आघूर्ण होता है, टाउ इस प्रकार से बनाते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिए इसी टाइप से होता है। तो ये क्या है, टाउ बोलते हैं इसे। अब ये आपका फार्मूला क्या होता है, तो बल युग्म आघूर्ण बराबर यानी कि टाउ बराबर आपका होता है बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। यहां पर लंबवत दूरी क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, लंबवत दूरी ये आपका इस प्रकार से होता है, इसका फार्मूला। अब देखिए यहां पर आपका बल क्या है, तो बल आपका यहां पर देखिए एफ है, यानी कि आपका जो माइनस क्यू आवेश है इस पर आपका एफ बल कार्य कर रहा है, और इस पर भी आपका एफ बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बल आपका कार्य कर रहा है, तो देखिएगा इसी में थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा। जो आपका यहां पर लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी आपकी कौन सी होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपकी लंबवत दूरी है, लेकिन दोस्तों ये नहीं मानी जाएगी। जी हाँ, ये आपका ए से बी तक क्या है, ये लंबवत दूरी नहीं होगी। यहां पर आप जो डॉट पॉइंट देख रहे हैं, लंबवत का मतलब क्या होता है, कोई मतलब कि वैद्युत क्षेत्र है, जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इसके लंबवत आपका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मतलब जहां पर 90 डिग्री का एंगल बने वही आपका लंबवत होता है। मतलब कोई दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के बीच का 90 अंश का जो कोण बनेगा वही आपका एक दूसरे का लंबवत मानी जाएंगी। तो मतलब यहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और जो आपका ए से सी है, ये जो डॉट पॉइंट है, ये क्या होगी, इन जो द्विध्रुव के बीच की लंबवत दूरी मानी जाएगी। तो अर्थात आपका ए और सी जो होगा वह क्या होगा, लंबवत दूरी होगी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ये बल है, तो बल बराबर यानी एफ बराबर आपका क्या होता है, एफ बराबर आपका होता है क्यू इंटू ई, ठीक है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है आपका F बराबर Q इंटू ई, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, यानी बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या E बराबर आप लिख सकते हैं F अपान Q, ठीक है। एक फार्मूला आपका ये भी होता है, यानी कि इसी से आप बना सकते हैं। E बराबर आपका क्या होता है, F अपान Q होता है, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो यहां पर F की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो आप समझ गए, तो इतना आपको अभी काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए लंबवत दूरी, लंबवत दूरी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप लोग चाहें तो देखिए यहां पर इसको जो आप अगर साइन थीटा मानते हैं, अगर देखिए हमें लंबवत दूरी की जरूरत है भाई साहब, यानी ए और सी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास दी है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको माने तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, और ये आपका ये जो लंबवत दूरी है ये आपका लंब का कार्य करेगा, और जो आपका ए से बी तक का पॉइंट है आपका कर्ण का कार्य करेगा। तो मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है, ए से सी है, तो ए से सी आप कर देंगे, और आपका कर्ण क्या होगा, यहां पर ए बी होगा। मतलब ये आपका 2l जो है ये कर्ण का कार्य करेगा, तो यहां पर AC बटे 2l लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, AC चाहिए, यानी कि हमें लंबवत दूरी चाहिए, यहां पर लंबवत दूरी की जरूरत है, तो हमें AC ही चाहिए, यानी कि हमें AC यहां पर रखना। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो AC बराबर आपका हो जाएगा यहां पर साइन थीटा इंटू 2l, यानी कि 2l इंटू साइन थीटा भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास AC की जो वैल्यू निकल के आई वो कितने आई, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो अभी इसको देखिएगा 2l साइन थीटा, यानी कि लंबवत दूरी आपकी 2l साइन थीटा निकल के आई, और जो बल है वह आपका Q इंटू ई निकल के आया। तो यहां पर आप लोग इसको डायरेक्टली रख देंगे, ठीक है। यानी कि जो बल है, यानी जो F का मान है वह कितना है आपके पास, Q इंटू ई है, तो यहां पर रखेंगे Q इंटू ई। अब देखिए यहां पर गुणे में, तो गुणे में आप क्या करेंगे, लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी आपकी AC है, AC हमने क्या निकाला, 2l इंटू साइन थीटा, तो यहां पर रखेंगे 2l इंटू साइन थीटा।
ठीक है, इस प्रकार से हमने यहां पर रख दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपका एक फार्मूला फिर से होता है जो कि द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है Q इंटू 2L बराबर पी के। क्या होता है, देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहां पर थोड़ा सा जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका क्या होता है, P बराबर आपका होता है Q इंटू 2L के। ठीक है, ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये आपका होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें आप देखिए यहां पर अगर आप लोग इसको इक्वल लिखें Q इंटू 2L, यानी कि 2L को आप यहां पर ले आइए और E इंटू साइन थीटा इधर रख दीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा, यहां पर Q इंटू 2L की जगह पर पूरा आपका बन जाएगा P के बराबर, क्योंकि आपका ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहां पर आप Q इंटू 2L की जगह पर P लिख सकते हैं, तो इसलिए यहां पर पूरे की जगह पर आप क्या करेंगे, P लिख देंगे। तो यानी कि टाउ बराबर आपका ये P हो जाएगा पूरे की वैल्यू, और ये आपका E और यहां पर आपका इंटू साइन थीटा। यही आपका दोस्तों क्या होता है, कंप्लीट आपका डेरिवेशन है। इतना आपको करना है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो है वैल्यू युग्म आघूर्ण भी चेंज होता जाएगा। मतलब कि अगर आपको स्थितियां दर्शानी है, जैसे आप लोग थीटा को 90 डिग्री रखेंगे तो आपका यहां पर मान चेंज होगा, यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू होगा उसी के अनुसार आपका वैल्यू युग्म आघूर्ण चेंज होता जाएगा। या आप 45 रखते हैं, 30 रखते हैं, जो भी वैल्यू आप रखेंगे, जिस भी स्थिति में आपको दर्शाना है उस हिसाब से आप थीटा का मान रखते जाएंगे और आपका वैल्यू युग्म आघूर्ण जो है आता जाएगा। तो यही आपका देखिए कंप्लीट पूरे मतलब डेरिवेशन इतना ही आपको करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा जो आपका क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन यह भी यार दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ, इसको समझ लीजिए। यहां पर आपका है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी विशेषताएं दीजिए। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, बताया गया कि समविभव पृष्ठ यहां पर इस प्रकार से आपको लिखना है और बेस्ट देखिए राइटिंग के साथ लिखना है। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा यार, काफी मेहनत समझ लीजिए मैंने इनको जो है लिखने में आपके लिए 1 घंटे इसमें वेस्ट किए हैं, और आपको देखिए वीडियो बना रहा हूं तो यार अभी जो है ये भी बनेगा। बाकी यार कई सारे काम होते तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल एकदम लॉन्ग मैराथन क्लासेस मिलने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपको मैं बिल्कुल कवर कराने वाला हूं। देखिए कहा गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, यहां पर जो समविभव पृष्ठ की बात करी गई है तो समझिएगा यहां पर बताया गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर जो है स्थित सभी बिंदु जो है समान विभव पर हो। क्या हो, जो मतलब कि ऐसा पृष्ठ हो जिस पर जो जितने भी बिंदु होंगे सभी क्या हो, समान विभव पर हो। यही क्या होता है समविभव पृष्ठ, मतलब कि यहां पर समविभव मतलब कि यहां पर विभव जो है वह समान होगा। तो यही क्या समविभव पृष्ठ। अब इसके कभी कभी जो है गुण पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा इनके गुण भी देख लीजिए। देखिएगा यहां पर बताया गया है कि समविभव पृष्ठ में क्या है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब यार काफी सिंपल है, हमने 2 ही यहां पर जो है पॉइंट लिए हैं, यानी कि गुण या विशेषताएं आप बोल सकते हैं। तो यहां पर है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद दूसरा है आपका कि समविभव पृष्ठ के समीप, ठीक है, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये आपके दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इसकी परिभाषा तैयार कर लेनी है। 3 नंबर के लिए आता है आपका, और कभी कभी हो सकता है 2 नंबर के लिए भी यूपी बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2 से 3 नंबर के लिए आता है, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। बाकी आपको एक बार फिर से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3, ताकि दोस्तों आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहां पर 2 क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है यह तो एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आता क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कह क्या रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालिए। दोस्तों देखिए जो आपका यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि निरक्षीय और अच्छी स्थिति में, लेकिन यहां पर आपको निकालना है वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत विभव आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर आपको इसको थोड़ा सा जो है चित्र को समझना पड़ेगा। चित्र में क्या है, चित्र में आपका जो है यहां पर 2 ध्रुव है। ठीक है, एक आपका 2 आवेश रखे गए हैं, यानी कि आपका एक -q आवेश है और एक आपका +q आवेश, यानी जो आपका a और b पॉइंट है यहां पर 2 आवेश रखे गए हैं। ठीक है, अब इसके लंबवत जो आपका ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब यहां पर 2 ध्रुव है। ठीक है, एक आपका क्या +q आवेश रखा गया है और एक आपका -q, मतलब कि यहां पर जो है एक दूसरे के अपोजिट रखे गए। कुल मिलाकर ये समझिए। अब देखिए यहां पर जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें क्या होता है, निरक्षीय स्थिति का मतलब
तरफ जो द्विध्रुव रखा गया है उसके लंबवत किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है। यानी आप लोग यहां से अगर ये डॉट पॉइंट को देखें यहां से, तो इससे जो आर दूरी है, ठीक है, ये आर दूरी है, यानी कि जो द्विध्रुव है इससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है इस पर हमें निकालना है वैद्युत विभव। और जो ये लंबवत दूरी है इसी को बोलते हैं आप लोग निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, ये आपका हुआ। अब ये डायग्राम है, यहां पर आपका थीटा कोण बन रहा है और जो द्विध्रुव है यहां से ए से बी तक की पूरी दूरी आपकी 2l है। और अगर आधी दूरी की बात करें तो यहां पर आपका जो यहां से अगर डिवाइड करें तो यहां पर ये ए से और इस पॉइंट तक की दूरी आपकी l हो जाएगी, बाकी आपका यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी। मतलब अगर हम 2l को जो है बांट दें आधे आधे से तो आपका l हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी इसको चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या लिखना है और इसको जो है प्रूफ कैसे करना है। समझिएगा, बताया गया कि माना, ठीक है, माना द्विध्रुव ए बी की लंब आर्धक रेखा पर मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, मध्य बिंदु हम यहां पर ओ मान लेते हैं। तो ये आपका कितना हुआ, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कह रहा कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यानी कि मध्य बिंदु आपका ओ है, ओ से आपका आर दूरी, आप आर दूरी देख रहे हैं, तो आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। और इस बिंदु पर यानी कि बिंदु पी पर ही हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो चलिए इसमें आप लोग इतना जब समझ गए तो इसके बाद क्या होगा, हमने लिखा कि आता है एपी बराबर बीपी होगा। मतलब दोस्तों ये देखिए, आप अगर ऐसा प्रतिबंध जानते होंगे, जैसे आपकी कोई रेखा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है और 5 का हम लोग आधा करें तो 2.5 सेंटीमीटर होगी। और 2.5 सेंटीमीटर से अगर हम कोई दूरी सीधी एकदम लंबवत लें और हम फिर उसके दोनों किनारों को मिलाएं तो जितनी दूरी आपकी ए से पी तक की होगी उतनी ही दूरी आपकी बी से पी तक की भी होगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे कि यानी कि आपकी जो एपी है ये आपकी वीपी के बराबर होगी। और वही यहां पर बताया गया कि एपी जो है बीपी के इक्वल है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहां पर आप लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। यानी आपका जो प्लस क्यू आवेश रखा गया है इसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश जो रखा गया है उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो देखिए यहां पर इसका वैद्युत विभव का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। फार्मूला आपको डायरेक्टली रखना है, इसमें फार्मूले आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, कैसे रखना है। देखिए यहां पर लिखेंगे कि प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण यहां पर क्या है, वैद्युत विभव हम निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। आप देखिएगा प्लस क्यू आवेश कारण, तो यहां पर आपका कितना होगा, हम देखिए 2 निकालेंगे ना, अभी प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं आवेश के कारण, अभी फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण। तो इसलिए हम यहां पर पहले इसको V1 मान लेते हैं और जब दूसरा वाला निकालेंगे तो उसको V2 मान लेंगे। तो ये आपका होता है, यानी कि वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि ये कहां से रख दिया गया, ये एक प्रकार से आपका सूत्र होता है क्यू अपान, और जो आपका यहां पर इसकी जो दूरी होगी यानी कि आपका दूरी कितना है VP, क्योंकि यहां पर प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं तो इसलिए आपका V से P तक की दूरी लेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा VP। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, दोनों को ले निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वैद्युत विभव। अब यहां पर इसको जब लिखेंगे तो देखिए माइनस क्यू ले रहे हैं तो इसको हम लोग यहां पर V2 कर देंगे, क्योंकि 2 है तो हमने V1 और V2 रखा था, तो इसको V2 कर देंगे। और इक्वल टू यहां पर ये देखिए ऋणात्मक है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या है, ऋणात्मक है, यानी आपका ये क्या आवेश, ये नेगेटिव आवेश है यहां पर, तो इसलिए आपका जो वैद्युत विभव लेंगे वह भी हम लोग यहां पर नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए यहां पर कर देंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप समझ गए ना, माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमने ऋणात्मक लिया है आवेश। अब इसके बाद यहां पर क्यू अपान, और ये देखिए हमने यहां पर VP लिया था, लेकिन यहां पर आपकी दूरी क्या है, तो ये AP है, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, AP रख देंगे, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, बस काफी सिंपल है। अब यहां पर इन दोनों का जो परिणामी विभव होगा वह कितना होगा, क्योंकि देखिए आपका ये V1 आवेश है, सॉरी आपका विभव है, इसी प्रकार से V2 विभव है। अब यहां पर दोनों विभवों का जो परिणामी विभव होगा, यानी कि आपको परिणामी यहां पर निकालना है बिंदु P पर, यानी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, एक परिणामी विभव निकालना है, यानी कि वैद्युत विभव में निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो यहां पर बिंदु P पर हम इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहां पर आप लोग लिखेंगे कि आपका जो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वह कितना होगा, तो यहां पर लिख दीजिए थोड़ा सा, यहां पर लिखेंगे कि परिणामी विभव, परिणामी विभव कहां पर निकालना है, तो बिंदु P पर निकालना है, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर।
तो इसका आपका हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस V2, यानी कि आपका जो परिणामी विभव होगा वो आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। अब V1 आपका वैल्यू यहां पर दिया गया समीकरण 1 और V2 की वैल्यू भी आपके सामने दी गई है, दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करना, इसमें डायरेक्टली आपको दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं। यहां पर V इक्वल आपका देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, तो V1 की वैल्यू है आपकी 1 ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और यहां पर क्या है, बीपी है, तो ये बीपी हो गया। अब यहां पर जोड़ना है तो प्लस का साइन है, लेकिन दोस्तों जो V2 की वैल्यू है वो यहां पर शुरुआत में नेगेटिव साइन लगा है, तो ये जो आपका यहां पर ये जो प्लस है ये वाला माइनस इसको जो है माइनस कर देगा, तो मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और बाकी की वैल्यू आपको यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान। अब देखिए जो AP है ये AP आपका VP के बराबर है, तो मतलब यहां पर AP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर BP हम लिख सकते हैं, सिंपल सा, तो यहां पर हमने VP इसे भी कर दिया। अब देखिए यहां पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन से ये कैंसिल हुआ, ये आपका Q से Q, B से P, और यहां पर मतलब ये पूरा कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि आपका ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी इस वैल्यू के बराबर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक ऋणात्मक है और एक आपका धनात्मक है, तो जो V का मान आएगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब यहां पर हमारा जो वैद्युत विभव निकला वह कितना निकला, 0 हो गया। तो मतलब दोस्तों यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली V इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मतलब ये भी आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये समझ के चलिए कि जो वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति होती है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, तो ये आपका दोस्तों 0 होता है। ये आपका इसका कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। और यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए सभी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध करना, यहां पर प्रूफ करने। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यार फिजिक्स में आते हैं, आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग खोलकर समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान करेंगे। और फिजिक्स देखिए इतना आसान भी सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर देखिए कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा जो यहां पर फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें लाना है। कैसे आएगा मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, एक भी समझ लीजिए, परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा, यहां पर हमने क्या लिखा कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये हमने परिभाषा लिखी है, ठीक है। मतलब जो आवेशित संधारित्र होता है तो उसकी जो प्लेटें होती हैं, उसमें 2 प्लेटें होती हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। हमने जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जब हमने व्यंजक निकाला था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें 2 प्लेटें होती हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए आवेशित संधारित्र की जो प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र को, मतलब जो दोनों प्लेटों के बीच जो एकांक आयतन होगा और उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी, उसी स्थितिज ऊर्जा को जो संधारित्र क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, और इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल u से। तो ये आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा का जो है ऊर्जा घनत्व है। अब इसका ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो इस फार्मूले को मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है और इसी फार्मूले से बिल्कुल एकदम फुल डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहां पर ये होता है ऊर्जा घनत्व U बराबर, ठीक है, U आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व हमने यहां पर पहले भी लिख रखा, तो ध्यान दीजिएगा। ये होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, ठीक है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, ठीक है, यानी कि आपकी जो संधारित्र आवेशित है उसकी कुल ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा यहां पर रखेंगे, बाकी बटे में आपका, यानी कि इसके अपान में क्या लिखेंगे, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है। संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उसके द्वारा कितना आयतन घेरा गया है वो आपका बटे में रखा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं और डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं इसको। तो यहां पर लिखेंगे U इक्वल टू, ठीक है, U इक्वल टू आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो इसका हमने देखिए इसका फार्मूला पढ़ा था 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला। तो 1/2 C और V स्क्वायर ये आपका होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा। हमने यहां पर फार्मूला रखा है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के द्वारा घेरा गया आयतन, तो ये आपका कितना होता है, तो ये आपका देखिए अगर संधारित्र जो उसकी जो प्लेटें हैं उनका आपका एरिया अगर A है, ठीक है, एरिया जो आपका उसका क्षेत्रफल अगर A संधारित्र की जो प्लेटें हैं तो उनका जो बीच की दूरी होगी वह आपकी स्मॉल टी होती है। हमने जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि उसके जो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल टी। तो यानी कि जो एरिया और उसमें स्मॉल टी का गुणा हो जाएगा, वही आपका समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा घेरा गया, समांतर प्लेटों द्वारा संधारित्र यानी संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके द्वारा घेरा गया क्या है, आयतन होगा। तो ये आपका AD होगा। अब देखिए
यहां पर आपको मैंने क्या बताया था, जब समांतर प्लेट संधारित्र हमने पढ़ा था तो उसमें जो आपका उसकी धारिता आई थी कितनी आई थी, यानी सी का जो मान आया था, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई थी वह कितनी आई थी, तो सी बराबर आपका आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यहां पर कहीं कहीं पर के लगा रहता है तो के आपका क्या होता है, उसका पर्यावैद्युतांक होता है, तो इसलिए आप लोग इतना ही रखिए, बाकी ये आपका सही है। तो ये आपका आता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ठीक है, सी का मान समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है दोस्तों ये। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, सी की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को हम यहां पर जो है रख देते हैं। इसके थोड़ा सा मैं आपको यहां पर नीचे करा देता हूं। चलिए, तो यहां पर u इक्वल टू आपका कितना आएगा, u बराबर आपका आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसके बाद यहां पर c है, तो c को हम यहां पर ये वैल्यू रखेंगे जो मैंने आपको बताया, c का जो समांतर संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो यहां पर रखेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये आपका इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दीजिए और ये आपका बाहर v स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में आपका कितना है, तो AD है, तो यहां पर आप लोग इसके पूरे के बटे में है दोस्तों। ठीक है, पूरे के बटे में आपका AD होगा। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा यहां पर आगे कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहां पर आगे कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपका अब आएगा ये u इक्वल टू, ठीक है, u इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। और ये आपका देखिए जो AD है, ये बटे का जो AD है ये आपका पलटेगा। मतलब अगर दोस्तों देखिए आपका, मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं ताकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपका 1/2 लिखा है और पूरे के बटे में 5/2 लिखा है, तो आपका जो बटे का 2 है ये ऊपर जाएगा और जो ये अंश वाला 5 है ये 5 के गुणे में चला जाएगा। तो इसी टाइप से आपका जो यहां पर AD है, अगर आप इसके बटे में 1 मान लें तो 1 आपका सबसे ऊपर जाएगा और AD आपका इसके जो है 2D के गुणे में चला जाएगा। तो ये इसी प्रकार से यहां पर आएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहां पर क्या है D है और ये जो आपका AD है। ठीक है, तो A से देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, D स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका A रहेगा और ऊपर का आपका जो है एप्सिलॉन नॉट A और ये आपका V स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें काटेगा क्या, तो यहां पर आपका जो है देखिए A से A तो आपका पहली बात कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो यहां पर आपका बच जाएगा u इक्वल टू 1/2 और ये आपका एप्सिलॉन नॉट और ये आपका v स्क्वायर बचेगा और बटे में आपका यहां पर d स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना आपका बचा। अब देखिए यहां पर आपने जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पढ़ी थी, तो वह कितनी होती है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी कि आप लोग यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, संधारित्र के प्लेटें जो मतलब मैंने बताया कि 2 प्लेटें होती है, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E इक्वल आपका कितना होता है, तो E इक्वल होता है आपका v/d। क्या होता है, E इक्वल ये फार्मूला होता है। देखिए इसमें कई सारे यार फार्मूले फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स की यही खासियत होती है, तो इसलिए आप लोग जरा भी इसमें भयभीत मत होइएगा और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो यहाँ पर E इक्वल v/d होता है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें v का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास v है, v का वैल्यू हमें रखना है, तो इसलिए हमें v का मान चाहिए होगा, तो v का मान आपका क्या होगा, E इंटू डी हो जाएगा, यानी कि इस d को हम लोग यहाँ पर इसे गुणा करा देंगे, तो v की वैल्यू आपकी क्या होगी, E इंटू डी हो जाएगी और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है v की जगह पर हम लोग यहाँ पर E इंटू डी रखेंगे, तो ये आपका u इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और यहां पर v स्क्वायर है, तो इसलिए आपका E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये हो जाएगा E स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर E और D का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो इसलिए यहाँ पर E स्क्वायर और D स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आपका यहाँ पर क्या है, D स्क्वायर पहले से रखा गया है, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपका u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें तो निकालना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो यही आपका बच गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये आपका जो है यहाँ से कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, इतना आपको करना था, तो उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए है इस बार। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अब यहां से 4 क्वेश्चन हुए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो 5वां क्वेश्चन है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में कहा गया कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 से 4 बार बताया है और यह एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपकी फिजिक्स में। ठीक है, पार्ट 1 से। तो चलिए अनुगमन वेग और धारा घनत्व तो क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है रिलेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, हमने लिखा कि माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, अनुगमन
वेग होता क्या है दोस्तों, जब किसी चालक में जो है इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से जो है गमन करते हैं, ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत औसत वेग से गमन करते हैं, वही उसका जो है अनुगमन वेग कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, यहां पर vd से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं, vd से, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहां पर vd हो तो चालक की कुल परिच्छेद में, यानी कि जो चालक का एरिया होगा उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी होगी I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहां पर n क्या है, e क्या है, a क्या है, vd क्या है, आपको मैं बताता हूं। vt तो आपका हो गया अनुगमन वेग, ठीक है, ए आपका हो गया चालक का कुल क्षेत्रफल यानी कि परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो गया। अब यहां पर ई क्या है, तो ई आपका होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, ई क्या है, जो यहां पर जो है चालक पर जो इलेक्ट्रॉन जो है गमन कर रहे हैं उसका आवेश होता है। तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो आपको भूल सकता है। तो ई क्या है आपका, यहां पर ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, आप लोग ऐसा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ठीक है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया, यन क्या है, यन आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो अब देखिएगा यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास आई की वैल्यू निकल आई, हमें क्या चाहिए, धारा घनत्व चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व आपका होता है कि किसी क्षेत्रफल में, ठीक है, यदि हम धारा घनत्व की बात करें तो अगर कोई आपका एरिया ए है, ठीक है, कोई आपका क्षेत्रफल है पूरा इतना, तो उस क्षेत्रफल में जितनी भी धारा, मतलब एक देखिए एकांक क्षेत्रफल में जितनी भी धारा जो है प्रवाहित होती है, वही उसका जो है चालक का जो है क्या होता है, धारा घनत्व होता है। और धारा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, तो इसे जो है दोस्तों जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, जे से। तो जे बराबर आपका होता है आई अपान ए, ठीक है, आई अपान ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल यानी ए में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल ए में प्रवाहित धारा आई ही आपकी क्या होती है, धारा घनत्व होती है। तो आप लोग समझ गए फार्मूले से ही यार हमें काफी जो है सारी चीजों को समझना चाहिए। तो ए आपका तो एरिया हो गया, आई आपकी धारा है, तो मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल यानी ए में प्रवाहित धारा आई, ठीक है, अगर किसी एकांक क्षेत्रफल में धारा आई जितनी धारा होगी वही उसकी क्या होती है, धारा घनत्व होती है। तो यहां पर आप लोग अब समझ गए होंगे। अब देखिए जे बराबर आपका आई की वैल्यू यहां पर है आपके सामने, आई को आप रख दीजिए, तो आई है आपका एन ई ए वी डी, और अपान आपका यहां पर ए पहले से रखा है तो ए आप रख दीजिए, बाकी आप लोग ए से ए कैंसिल करा दीजिए और जे का मान आपके पास आ गया एन ई वी डी। और यही क्या है, धारा घनत्व जे हो गया और अनुगमन भी डी हो गया, दोनों में रिलेशन निकल आया। तो मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध आपका यही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर से करते जाना यार, काफी मेहनत लगती है, ठीक है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखिए इसको भी समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह भी है। कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है दोस्तों। यहां पर आपका एक शॉर्ट में भी आ जाता है, अगर आपका फुल डेरिवेशन नहीं आता तो आपको यहां पर थोड़ा शॉर्ट में अगर 2 नंबर के 3 नंबर के लिए पूछता है तब भी यार आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है, इसको समझते हैं अभी अच्छे तरीके से इसको भी, ठीक है। देखिएगा यहां पर कह रहा है कि जो है यहां पर इसमें होता क्या है, देखिए छोटा सा पहले इसको जो है चित्र को समझ लीजिए। इसमें क्या है, ये आपका एक चालक है, मान लीजिए आपका ये एक्स वाई एक चालक तार है, ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स वाई क्या हमारा, यह एक चालक तार है, इसमें हमारी जो है आई धारा प्रवाहित है, जो आपका ये एरो दिख रहा है तो यहां पर आप लोग इसको आई मान सकते हैं, ठीक है, आई धारा इसमें प्रवाहित है। इसमें हम लोग एक अल्पांश लेंगे जो हम यहां पर डेल एल माने हैं, इसको आप डीएल भी मान सकते हैं, बाकी आप लोग इसको डेल एल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्पांश यानी कि यहां से एक जो है इस चालक तार का छोटा सा टुकड़ा, इसमें आप लोग यहां पर अल्पांश लिए हैं और अल्पांश से कोई बिंदु यहां पर पी है, ठीक है, कोई कुछ दूरी पर, यानी कि आपकी जो आर दूरी है यहां पर मान लेंगे कि अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जिस पर हमें जो है निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर हम इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसको डेल्टा बी से डिनोट करेंगे और बाकी यहां पर जो ये आपका अल्पांश से जो दूरी है इसका और चालक के बीच का जो कोण है वह क्या, थीटा है। तो ये आपका चित्र है, बाकी इसको थोड़ा सा मैं यहां पर आपको इसको बता देता हूं, इसको देखिएगा। देखिए कहा गया है कि किसी धारावाही चालक के, ठीक है, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा, यहां पर अल्पांश मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा, आप लोग यार फिर से समझ लीजिए, अल्पांश मतलब एक छोटा सा अंश, सिंपल सी भाषा में आप यही मानकर चलिए कि आपका पूरा चालक तार है तो इसमें एक छोटा सा अंश या अल्पांश या छोटा टुकड़ा आप मान सकते हैं। तो एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां अल्पांश के द्वारा जो आपका कुछ दूरी पर यानी कि आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर आपका
उत्पन्न होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे डेल्टा V बोलेंगे। ठीक है, इसके हम लोग यहाँ इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र ही मानेंगे। ठीक है, अब बताया गया कि धारा I के अल्पांश की लंबाई डेल L है, मतलब कि ये जो अल्पांश इसको हम लोग यहाँ पर डेल L मानेंगे, बाकी आप लोग कहीं कहीं पर DL भी लिखा रहता है। ठीक है, DL। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग भी इससे जो है DL लिख सकते हैं। तो लंबाई यहाँ पर डेल L के तथा अल्पांश हुआ, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण जो है थीटा है, मतलब ये अल्पांश की जो रेखा है और जो आपका ये अल्पांश आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जो कोण थीटा है, ठीक है, इसके बाद है कि साइन की अनुक्रमानुपाती होता है और तथा उस बिंदु की अल्पांश की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, अगर आपका 2 नंबर के लाता तो आपको ऐसे लिखना है, अगर आपका लॉन्ग में आता तो आप फिर एक एक का एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एक्सप्लेन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जो है हमारी जो है लॉन्ग वीडियो को देखना पड़ेगा, हमने उसमें जो है प्रॉपर जो है बायो सावर्ट का नियम बताया है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो इसका जो डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा डेल्टा V। ठीक है, यानी कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के लिए, तो ये आपका हो जाएगा अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा पहले। अभी देखिए यहाँ पर आपका I इंटू डेल L, ठीक है, डेल L और साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा ये क्या है, साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब देखिए इसी में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। अभी कैसे, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, धारा I के अल्पांश की लंबाई डेल L के जो है क्या होता है, यहाँ पर पहली बार ये सारी चीज जो है थीटा हो गया, साइन हो गया, सभी क्या अनुक्रमानुपाती है, मतलब अनुक्रमानुपाती का जो धारा है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है, अल्पांश भी क्या अनुक्रमानुपाती है, जो साइन थीटा है यानी कि जो आपका यहाँ पर एंगल है यह भी क्या अनुक्रमानुपाती है। बाकी एक चीज आपकी व्युत्क्रमानुपाती है जो कि बट्टे में आपको दिख रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस बिंदु की अल्पांश से दूरी जो आपकी r है, ये दूरी क्या है, इसकी जो वर्ग है यानी कि दूरी का वर्ग यानी कि r स्क्वायर, इसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के। तो इसलिए हम यहाँ पर r स्क्वायर जो है बटे में लिखें, बटे का मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, बाकी ऊपर का मतलब ये अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसका आपका फार्मूला बना। अब यहाँ पर आपको इसको जो है साइन को हटाना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेल V आपको लिख देना है, डेल्टा V इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे μ0 अपान 4 इसको लगा देंगे, यानी कि आपका ये हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया। अब ये आपका हो जाएगा I इंटू डेल L और साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और अपान r स्क्वायर। यही दोस्तों क्या होता है, आपका बायो सावर्ट नियम होता है। इसका मात्रक आपका न्यूटन होता है, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, प्रति एम्पियर मीटर ये आपका होता है इसका मात्रक। तो मात्रक भी ध्यान दीजिएगा, बाकी आपका यही बायो सावर्ट का नियम है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रूव करना सीख लीजिएगा। आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको जो 7वां क्वेश्चन है यह भी यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्वेश्चन के एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए या बताइए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, चलिए इसको पहले देखते हैं। यहां पर आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। बताया गया है कि किसी बंद परिपथ में, यानी दोस्तों यहां पर थोड़ा सा डायग्राम आपका मिस्टेक हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप इस टाइप से मान सकते हैं, जैसे आपका ये सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है और यहां पर आपका ये पॉइंट होगा O, यानी कि केंद्र बिंदु इसका, और यहां पर ये आपका जो है चालक है। ठीक है, ये चालक है, इसको आप यहाँ पर y और x भी मान सकते हैं। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I और ये आपका चालक, मतलब ये जो डायग्राम है सेम वो आपका यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इसमें भी धारा I प्रवाहित हो रही है। बाकी यहाँ पर आपका ये बिंदु है R, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहाँ पर आपका अल्पांश जो ये आपका dl हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में यानी कि db है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये क्या है, क्या रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप डायग्राम देख चुके हैं, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में, ये आपका क्या है, बंद परिपथ, जो हमने सर्किल बनाया ये क्या है, एक बंद परिपथ है। तो कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का, जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर V, ठीक है, इसका रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन मतलब यहाँ पर हमने बंद परिपथ दर्शा दिया। ठीक है, ये आपका जो है समाकलन के अंदर जो ये साइन होता है, इसमें इस प्रकार से क्या है, बंद परिपथ के लिए हम निकाल रहे हैं। तो रेखीय समाकलन जो होता है यहाँ पर, रेखीय समाकलन B इंटू DL, B मतलब आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और DL आपका ये अल्पांश। ठीक है, DL ये क्या होता है, इसका जो है ये बता रहा है कि इसका जो है पथ द्वारा घेरे गए, यानी कि जो पथ है, इसका जो पूरा पथ है, इसके द्वारा घेरे गए जो धारा है, ठीक है, धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका क्या है, म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि जो आपका ये रेखीय समाकलन पूरा होता है ये I का जो है म्यू नॉट गुना होता है। तो मतलब इसका जो फार्मूला आपका बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, तो ये आपका पूरा इस प्रकार से बन जाएगा। बंद परिपथ का रेखीय समाकलन V इंटू DL इक्वल टू क्या होता है, I इंटू यहाँ पर म्यू नॉट। ठीक है,
म्यू नॉट। तो मतलब यहाँ पर जो धारा का वह म्यू नॉट गुना हो जाता है। तो ये क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। बाकी इसकी परिभाषा आप इतना लिख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है, तो वैसे आपका 2 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, कितना है, 0.33 गॉस है तथा नमन कोण 45 डिग्री है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। 2 चीजें हमें इसमें निकालना है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, जो आपका थीटा दिया गया वह कितना है, 45 डिग्री है। अब इसके बाद क्या है, तो यहां पर वर्टिकल यानी कि आपका क्या बताया गया, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, इसकी वैल्यू दी गई आपकी 0.33 गॉस। ठीक है, ये आपका 0.33 गॉस दिया गया है। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है, मतलब क्षैतिज घटक आपको निकालना है। ठीक है, तो वो यहां पर हमें एच क्या निकालना है, और इसके अलावा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी हमें निकालना है, यानी कि हमें वी भी निकालना है। ठीक है, ये इसमें हमें 2 चीजें निकालनी है। तो चलिए पहले हम लोग यहां पर हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, यानी कि क्षैतिज घटक को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर हमारा सूत्र पहले लगेगा, जो कि आपका पता होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका होता है v अपान एच, यानी कि वर्टिकल अपान हॉरिजॉन्टल। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले आप यहां पर रखेंगे वैल्यू को डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से इसमें जो है डायरेक्ट आपको वैल्यू को पुट करा देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम लोग यहां पर रखते हैं, हमारा जो थीटा का वैल्यू है कितना है, 45 डिग्री है। तो इसमें हम लोग रखेंगे कि tan 45, ठीक है, यानी कि tan 45, ये हमने रख दिया। इसके बाद यहां पर आपका वर्टिकल कितना है, तो 0.33 है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल तो हमें पता नहीं, हमें तो निकालना है, तो इसको हम लोग यहां पर इसी प्रकार से रख देंगे। आप देखिए यहां पर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपकी 1 होती है, आपको पता भी होगा। तो यहां पर 1 आप लोग रखेंगे, 1 इक्वल टू क्या, 1 बराबर 0.33 अपॉन यच, ये आपने रखा। यच का मान हमें चाहिए, तो यच इधर और एक आपका बटे में आ जाएगा। तो मतलब जो आपका यच का मान आएगा दोस्तों, वह कितना आएगा, 0.33 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो थीटा है वो आपका 45 डिग्री है, और 45 डिग्री में आपका tan 45 की वैल्यू बराबर होती है, 1 होती है। तो मतलब यहां पर जो वर्टिकल होगा वह हॉरिजॉन्टल के बराबर हो जाएगा, यानी क्षैतिज आपका ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होगा। तो ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.33 गॉस। ठीक है, ये आपका निकल के आया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या निकालना है, तो यहां पर आपको परिणामी जो है निकालना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो चलिए इसको मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम अब यहां पर लिखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें इसे ही निकालना है। तो लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसे हम लोग निकालेंगे अब, तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का वी इस प्रकार से डिनोट करेंगे इसको। तो ये आपका फार्मूला होता है एच अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एच अपॉन कॉस थीटा ये फार्मूला होता है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे वी ई, यहां पर सफिक्स में लगा रहता है। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, तो यहां पर हमारे पास आई थी 0.33 गॉस। तो इसको हम यहां पर रखेंगे 0.33। अब इसके बाद कॉस यहां पर है, और बटे में आपका यहां पर जो थीटा की वैल्यू है कितनी है, 45 डिग्री है, तो यही आपका रहेगा कॉस 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो cos 45 का मान होता है वह कितना होता है, तो cos 45 का जो वैल्यू होती है वह आपका 1/√2 होती है। ठीक है, वो 1/√2 होती है। तो यहां पर आप लोग क्या रखेंगे, 1/√2 रख देंगे। तो इसमें आपका जो VE की वैल्यू आएगी वह आपका 0.33, और यहां पर देखिए 1/√2, √2 जो बटे का होगा वह ऊपर जाएगा, मतलब इसके गुणे में चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए आप ये वैल्यू जो आपकी आएगी VE इक्वल टू 0.33। अब जो √2 की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो ये आपका वैल्यू होता है 1.41, इस प्रकार से, यानी 1.41 ऐसा कुछ करके √2 की वैल्यू होती है। तो यानी कि आपका जो VE का मान आएगा, इसको जब आप लोग यहां पर इसमें दोनों का गुणा कराएंगे, मतलब कि ये 0.33 यानी कि 0.33 का 1.414 के साथ गुणा करा देंगे, तो यह वैल्यू आपकी जो टोटली हो जाएगी यह 0.466 इस टाइप से, यानी कि इस प्रकार से आपका आएगा। और किस में आएगा, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तो आपका गॉस में आएगा। ठीक है, गॉस। इस टाइप से दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व होगा। बाकी आप लोग देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझ भी गए होंगे, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको कहीं भी बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो यार आगे ऐसे अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। चलिए मैं आपको बताता हूं, अब जो है 8 क्वेश्चन यहां से हुए। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है स्वप्रेरण एवं अनियन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है,
यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर मैंने दोस्तों स्पेशल कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका जो है सोल्यूशन मिलेगा। बाकी इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। किरचॉफ के नियम तो यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो किरचॉफ के दोनों नियमों को, ठीक है, जैसे कि पहला नियम क्या होता है, संधि का नियम है, जिसको हमने देखा था कि जो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती है इस टाइप से देखिएगा। यहाँ पर एक जो है संधि होती है, इसमें आपका इस टाइप से जो है धाराएं आती है। मतलब यहाँ पर हमने जो किरचॉफ के प्रथम नियम में यही देखा था कि जो संधि की ओर आएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी और जो संधि के दूर जाएंगी वह ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि आई जो वैल्यू होती है I1 I2 I3 इस प्रकार से जो भी धारा मतलब कि संधि की ओर जाएंगी वह धनात्मक ली जाएंगी और जो संधि से बाहर जाएंगी वह ऋणात्मक ली जाएंगी। तो ये क्या होता है, संधि का प्रथम मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम है। और दूसरा नियम जो होता है वह बंद पास के लिए होता है, बंद पास के लिए लागू होता है, तो उसको भी हमने देखा है। तो दोनों नियमों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इनका आपको जो है सोल्यूशन वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं सारे के सारे जो है अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मतलब पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको उस लिंक से ज्वाइन होने में जो है प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लीजिएगा टॉपर गैलेक्सी, ठीक है, TOPPERGALAXY, ठीक है, टॉपर गैलेक्सी आप लोग सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और यही लोगो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका आपको फुल सोल्यूशन इनकी पूरा जो पीडीएफ होता है वह आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पर मिलता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जरा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर यार सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ आपको इसी प्रकार से अब मैराथन क्लासेस के साथ मिलने वाला है। तो चलिए भाई साहब, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।